गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 14 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी। रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। एक बार देखते हैं ब्रीफली दोस्तों आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो फ्रंट पेज पे न्यूज़ रहेंगी, सबसे पहले वो देखेंगे। फिर पढ़ेंगे ग्राम स्वराज स्कीम के बारे में। एक्चुअली स्कीम नहीं है, वैसे तो एक अभियान है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। MSMEs और कास्ट, देखिए ये हम लोगों ने 2 दिन पहले भी किया था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट वाइज हमारी कंट्री में कौन सी कास्ट कितना MSMEs जो है उसको कवर करती है, उनको ऑन करती है। टू ग्रेजुएशन साइमल्टेनियसली, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई थी जिसके तहत अभी UGC ने फाइनली बोल दिया है कि कोई भी स्टूडेंट एक टाइम में 2 ग्रेजुएशन कर सकता है। अगर आपके पास करने का दम है तो भैया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे क्या पूरा मामला है। हाउस पैनल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि थोड़े समय पहले जो गर्ल्स की मैरिजेबल एज थी उसको 21 ईयर्स करने का प्रपोजल आया था, तो उसके बारे में ही ये पूरा आर्टिकल रहने वाला है। हिंदी एज पैन इंडिया लैंग्वेज, ये रहेगा आज का एडिटोरियल सेक्शन। थोड़ा सा बायस्ड है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि उस बायस्ड चीज़ों को यहाँ से निकाल के कुछ पॉइंट आपको बता दिए जाएं। खासकर फैक्चुअल चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा उठाया है, जो हमारे प्रीलिम्स में भी काम आता है, लेकिन मुझे लगता है मेंस में ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि मेंस में कई बार इस तरह के फैक्ट्स आपके जो आंसर होता है ना उसका वेटेज बढ़ा देते हैं। इंडिया सोलर मिशन, इसको थोड़ा देखेंगे। ये है आज का एक्सप्लेनर सेक्शन में बेसिकली, और इसके साथ एक और एक्सप्लेनर सेक्शन है, वो है नेपाल के बारे में, कि जो हालत श्रीलंका की हुई है क्या वही हालत नेपाल की भी हो सकती है। कुछ कुछ ऐसे इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल्स भी रहने वाले हैं। लेकिन कल एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, क्योंकि देखिए आज कुछ खास हुआ नहीं था। एक स्टूडेंट ने कुछ सवाल पूछा था कि सर अगर कोई लड़की, अगर वो OBC कैटेगरी में अगर उसने बर्थ लिया है और अगर वो जनरल कैटेगरी में अगर वो शादी उसकी हो जाती है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। अगर किसी की शादी, अगर किसी लड़की या लड़का, कोई भी हो सकता है, बेसिकली यहाँ पे सवाल लड़की से के रिलेटेड है। अगर कोई लड़की अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है और उसकी शादी OBC कैटेगरी में हो जाती है, तो क्या उसकी कास्ट का क्या स्टेटस रहेगा। तो ये दोनों सवाल ऊपर नीचे कैसे भी आप पूछ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को 2018 में बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर दिया था कि आप जिस कास्ट में आपका बर्थ होता है वही आपकी कास्ट रहती है। शादी करने से आपकी कास्ट चेंज नहीं होती, ठीक है जी। नो चेंज इन कास्ट आफ्टर मैरिज, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने खास बात बोल दी है कि जो नहीं जाती उसी को बोलते हैं जाति। किसी भी आप कास्ट में शादी करिए, आपकी कास्ट वही काउंट की जाएगी जिसमें आप पैदा हुए हो। इवन ये आपका जो है क्रीमी लेयर में भी लागू होता है। अगर आपके फादर अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ठीक है, और अगर वो क्रीमी लेयर में नहीं हैं तो उन्हीं की कास्ट मानी जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अगर आपके फादर इन लॉ मान लो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हस्बैंड जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी आपको OBC जो है कैटेगरी ही काउंट किया जाएगा, और उसी की क्रीमी लेयर में अगर आप हो तो वही काउंट होगा, अगर नहीं है तो नहीं काउंट होगा। ये थोड़ा सा डाउट था एक स्टूडेंट को कल, तो शायद अब ये थोड़ा क्लैरिफाई आपका हो जाएगा। तो आप जो फॉर्म फिलअप करते हो तो वही कास्ट फिलअप करोगे जिस कास्ट में आप पैदा हुए हो, जो आपके फादर की कास्ट है, मदर की कास्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का जो द फ्रंट पेज पे जो है वो थोड़ा देख लेते हैं क्या है। इंडिया टू ग्रो 8%, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया 8% से ग्रो करेगा। पहले जो है इसको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया गया था, लेकिन अभी थोड़ा इसको प्रोजेक्शन को कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया है? क्योंकि भैया रशिया यूक्रेन के बीच में जो इशू हो रहे हैं उसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड डिस्टर्ब हो गई है, तो उन्होंने इंडिया की जो है प्रोजेक्शन को उसको भी थोड़ा सा कम कर दिया है। उसके अलावा इन्होंने कुछ और चीज़ें बोली। इन्होंने कहा कि अगर इंडिया को अपनी ग्रोथ इंक्रीज करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने 2 चीज़ें बोली हैं। एक तो बोला है मॉनेटरी पॉलिसी और एक बोला है फिस्कल पॉलिसी। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है दोस्तों वो ली जाती है RBI के द्वारा, जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ये बात शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर बता चुका हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि यस आपको ये चीज़ पहले पता थी और हमने क्लास में इसको किया है।
अगर ये बिल्कुल पूरी तरह से नया आर्टिकल है तो वो भी आप बता दीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है दोस्तों, जब आरबीआई ऐसे कुछ स्टेप लेती है जिसके तहत मार्केट में जो मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। मनी सप्लाई, इसके लिए आरबीआई के पास कई सारे टूल होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, है ना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है जो हम लोग टैक्सेशन या सरकार की जो इनकम होती है, सरकार के जो एक्सपेंडिचर वगैरह होता है उसके रिगार्डिंग, उसको बेसिकली फिस्कल पॉलिसी जो कि हमारे बजट से रिलेटेड होती है, या जो टैक्सेशन वगैरह पॉलिसी होती हैं, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। और ये दोनों चीज़ें मिलके ही हमारी इकोनॉमी की चाहे ग्रोथ हो चाहे इन्फ्लेशन हो, उस चीज़ को जो है मैनेज करते हैं बेसिकली। तो ये उन्होंने कहा है वर्ल्ड बैंक ने कि ये दोनों चीज़ों के ऊपर सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा सरकार ने ये भी कहा, देर इज अ लिमिटेड, आरबीआई वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा, देर इज अ लिमिटेड स्पेस फॉर द फिस्कल स्टिमुलस एंड सप्लाई बोटलनेक्स आर अ ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन इनसिग्निफिकेंट इफेक्टिव डिमांड। देखिए ये कहा इन्होंने, फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है दोस्तों, जब आप किसी चीज को एनहेंस करते हो उसे स्टिमुलस कहा जाता है। जब अगर हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही होती है तो सरकार कुछ ऐसे स्टेप लेती है जिसकी वजह से ग्रोथ को एनहेंस किया जा सकता है। जैसे बैंक जो आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। इंटरेस्ट रेट जब कम करेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से लोन ले सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये भी एक तरह का फिस्कल स्टिमुलस होता है। या फिर किसी खास डिपार्टमेंट को या किसी खास सोसाइटी के किसी खास सेक्शन को सरकार जो है वो पैसा दे सकती है, एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट कर सकती है, वो भी फिस्कल स्टिमुलस होता है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि देखिए फिस्कल स्टिमुलस एक बहुत कम से कम यूज किया जाना चाहिए। फोकस किसके ऊपर किया जाना चाहिए? डिमांड के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। जब डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी खुद ही खुद बढ़ जाएगी। तो स्टिमुलस हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता, डिमांड सोल्यूशन हो सकता है। तो एक उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, और इसको आर्टिकल में कुछ खास था नहीं, 2-3 चीज़ें थी। आई होप थोड़ा सा आपको पता चला होगा। आगे बढ़ते हैं। अमिड द वॉर इंडिया लुक्स टू रैव ग्रेन एक्सपोर्ट। देखिए हमें पहले ही पता है कि रशिया और यूक्रेन ये जो है 25-30% के लगभग दुनिया का वीट प्रोड्यूस करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। बहुत सारी मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं और उसके अलावा वेनेजुएला, इजिप्ट वगैरह, वो सब इनके वीट के ऊपर डिपेंड करते थे। तो क्योंकि वो वीट अभी वहाँ पे सप्लाई चेन बिल्कुल ख़राब हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, तो इंडिया के पास अभी एक मौका है। देखिए हम इसे अपॉर्चुनिटी नहीं कहेंगे, राइट? कि अपॉर्चुनिटी तो तब हुआ ना यार कि आप किसी और की मिजरी का फ़ायदा उठा रहे हो। तो इंडिया कह रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करने का तरीका है। देखिए बात एक ही है, वो बस चीज़ों को थोड़ा सा ना वो घुमा फिरा के शहद में डुबो के दिया जाता है बेसिकली। तो इंडिया कहता है कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी दुनिया को जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, हम लोग ग्रेन प्रोवाइड करवाएंगे। 100 लाख टन ऑफ ग्रेन इस साल इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि रशिया से और यूक्रेन से सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। 180 से ज़्यादा कंट्री जो दुनिया भर में है, वहाँ पे इंडिया अपना आइटम्स खासकर ग्रेन उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ये बस थोड़ा सा आर्टिकल था। उसके अलावा कुछ और थोड़ा आपको पढ़ना है तो पेज नंबर 14 पे भी शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया होगा, वो भी थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। देखिए इसने खास लिखा हुआ है जो चीज़ मैंने आपको बोली है ना। इंडिया कह रहा है कि देखिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है भैया, अगर आप अपॉर्चुनिटी सोचो, इंडिया जो है किसी और की बर्बादी का फ़ायदा खुद नहीं उठा रहा है। ये है एक हमारा तरीका है एक ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने का, उनको रिस्पेक्ट करने का, वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, और इसमें ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। अगला आर्टिकल जो यहीं पे दिया हुआ है वो ये है, 90 स्पाइस जेट के जो पायलट थे बेसिकली उनको फ्लाई करने से भी रोक दिया गया है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के अंदर कुछ कमियां थी। तो वो कुछ आर्टिकल हमारे लिए खास है नहीं, और यहाँ पे तो वैसे भी मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो आर्टिकल हम लोग कर सकते हैं वो है ये वाला, कंटेनर ट्रैफिक फ्लो, कोलंबोज लॉस इन कोचीज गेन। देखिए ये है हमारा यहाँ पे कोची और इधर आपका जाता है कोलंबो। अब क्योंकि कोलंबो के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, पूरे श्रीलंका के अंदर ही दिक्कतें आ रही हैं, तो नियरेस्ट जो मेजर पोर्ट है जो स्टेबल है वो कौन सा है? वो है कोची। तो पिछले कुछ समय से, एक्चुअली पैंडेमिक के समय से ही कोची में कंटेनर की संख्या ज़्यादा हो रही है, कोलंबो में धीरे धीरे कम हो रही है। खासकर जब से श्रीलंका की हालत थोड़ी ख़राब हुई है तब से कोची के ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड का जो है थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा हुआ है।
ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 62% कोची के अंदर जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो गया है। तो कोलंबो की बर्बादी कोची की आबादी का एक कारण बन गया है, मतलब आबाद हो गया है ना, मतलब उसका ट्रेड बढ़ गया है। तो ये थोड़ा सा फर्क यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। इन्होंने कहा, दो चीज इन्होंने कही हैं, क्या रीजन हो सकता है। पहला रीजन है पॉलिटिकल टर्मोइल, वो तो सबको पता ही है। दूसरा जो रीजन इन्होंने कहा है वो कहा है कंजेशन एट द कोलंबो पोर्ट। कोलंबो पोर्ट पे जो है ट्रैफिक जैम हो गया, भीड़ हो गई, जिसका फायदा किसने उठाया, कोची ने उठाया, जहाँ पे लगातार ट्रैफिक बढ़ रही है। ठीक है, तो एक चीज का नुकसान, दूसरी चीज का फायदा। यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आप मुझे ये बताओगे कि इंडिया में कौन सी नेचुरल पोर्ट्स हैं, नेचुरल पोर्ट्स कौन सी हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल तो बताना ही है, नेचुरल पोर्ट्स का मेरा मेन क्वेश्चन है। उसके अलावा आप ये भी बताओगे इंडिया में कितनी मेजर पोर्ट्स हैं, 12, 13, 14 और 15। नीचे तैयार हो जाओ बताने के लिए। ठीक है, चलो जी। तो मेजर पोर्ट माइनर पोर्ट की मैं माइनर पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेजर पोर्ट की बात कर रहा हूँ। माइनर पोर्ट तो इंडिया में मोर देन 100 हैं, मेजर पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी लिमिटेड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। देखिए, नोड टू एक्सटेंड ग्राम स्वराज स्कीम, सरकार ने अभी इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है, ग्राम स्वराज स्कीम को 2025-26 के लिए कर दिया है। राइट, चलिए, लेकिन देखिए ये तो चीज़ें इसमें कुछ खास है नहीं, हमें बस ये पता होना चाहिए अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ग्राम स्वराज स्कीम बेसिकली एक्चुअली अभियान है। ये है क्या, बेसिकली नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, 2016-17 में इसको लॉन्च किया गया था। ग्राम स्वराज, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, स्व मीन्स सेल्फ, राज मीन्स गवर्नमेंट। तो पंचायती राज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेसिकली उनको स्ट्रोंग करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। जो रूरल लोकल बॉडीज होती हैं, पंचायत बेसिकली हमारी जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत होती हैं, क्यों किया गया था, क्योंकि उनकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, है ना, वहाँ के जो रिसोर्सेज होते हैं गांव वगैरह में थोड़े बहुत, उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके, इन सब चीज़ों के लिए स्कीम सरकार ने चलाया था। ठीक है, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। जो लगातार नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका गांव सबका विकास, इस कैंपेन के तहत ये चलाया गया है। सबका साथ सबका गांव सबका विकास। देखिए यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, तो वो गांव थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ को। और ये जो स्कीम चलाई गई है बेसिकली वो सेंटर और स्टेट दोनों के कॉम्बिनेशन से ही चलाई गई है। 60% सेंटर 40% स्टेट यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स होते हैं वहाँ पे 90 और 10 वाला होता है। 90 सेंटर करता है, 10 वो स्टेट करते हैं। यूनियन टेरिटरी के लिए पूरी तरह से 100% सेंटर ही यहाँ पे पैसा देता है। यहाँ से मेंस में आपसे एक सवाल पूछ सकता है वो, डिस्कस द रोल ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इन स्ट्रेंथनिंग द पंचायत राज सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, इसको आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है जी। एक सवाल आपसे और पूछ सकता है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स। इस तरह का सवाल आपसे वो पूछ सकता है डेफिनेटली। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अगर आपको जानना ही है तो। देखिए क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। आप यहाँ पे गवर्नेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा एक्सपेंड करना है, इन इंडिया suggest some measures to address the issues। 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स। तो या तो ये क्वेश्चन कर लीजिए या फिर ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, आपकी मर्जी है।
कल हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज आपको दिए थे, ठीक है। ये पहला जो आपका इन्फ्लेशन को लेकर था, इसका आंसर हो जाता है आपका ए 1 एंड 2। एक्सप्लेनेशन तो शायद मैंने डाला था वो, लेकिन आ नहीं पाया, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपको फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जाएगा, ठीक है जी। ये तो शायद यहीं से कॉपी पेस्ट हो गया होगा गलती से, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए जी, अगला, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन और था हमारे पास जो कि इसी को लेके था, WPI CPI को लेके। इसका जो क्वेश्चन हो जाता है वो आंसर हो जाता है बी, बोथ 1 एंड 2। और यहाँ का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैंने साइड में दिया हुआ है। WPI और CPI में थोड़ा सा ये फ़र्क होता है कि इस WPI के अंदर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, या होती भी हैं तो बहुत मिनिमम होती हैं, लेकिन CPI में सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। CPI में क्योंकि ये कंज्यूमर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ पे फूड आइटम्स, हाउसिंग, क्लोथिंग, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। जो रेंट वगैरह हम लोग घरों रेंट पे लेते हैं। WPI के अंदर जो है प्रोडक्शन वाले पार्ट को ज़्यादा फोकस किया गया, तो फूड आइटम्स वगैरह को यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। तो वो थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क रहता है, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। OBC एंटरप्रेन्योर्स ओन नियरली 30% ऑफ इंडियाज MSMEs। देखिए, इस स्लाइड के अंदर जो आपको बताया गया है वो कुछ स्टेप मैंने बताए हैं जो कि सरकार ने लिए हुए हैं इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए। स्टार्टअप सीड फंड, अस्पायर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन, ई-बीज, स्टैंड अप इंडिया, और भी कई तरह के छोटे छोटे स्टेप हैं जिसके बारे में आपको अलग से पता होना चाहिए। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं इसके लिए तो आप अलग से नोट्स बनाते ही हो, लेकिन आज का मेरा जो कंसर्न है मेनली वो ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हम लोग ना यहीं से करेंगे, क्योंकि जूम करके आपको थोड़ा सा क्लैरिटी में दिखा सकता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ गया आर्टिकल हमारा? हाउसिंग पैनल, ये इधर रहा। हाँ जी, ये देखो। तो रिसेंटली जो है एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस ओन 30% ऑफ द इंडियाज माइक्रो, ये देखिए क्या कहता है कि इंडिया में कास्ट वाइज जो ये MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, कौन सी कास्ट कितना उसको ओन करती है। देखिए, बेसिकली यहाँ पे बात हम लोग OBC की कर रहे हैं। तो 3 स्टेट हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है। देखिए, इन तीनों के तीनों स्टेट्स के अंदर लगभग 41% जो MSMEs हैं वो OBC कैटेगरी के द्वारा ऑन की जाती हैं, राइट। इसकी जानकारी हमें कैसे मिली? इसकी जानकारी मिली हमें उद्यम पोर्टल से। ये बेसिकली पोर्टल है, एक वेबसाइट टाइप का है जिसमें ये लोग अपने कंपनीज को रजिस्टर करते हैं, वहां से पता चलता है। लेकिन आज भी जनरल कैटेगरी जो है वो सबसे ज्यादा शेयर होता है 61.8%। देखिए, जो OBC कैटेगरी जो ओन करती है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग करती है। किसी में 14%, किसी में 15%, किसी में 20%, किसी में काफ़ी ज़्यादा भी है, ठीक है। तो 41% जो टोटल शेयर है वो इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर में आता है। अभी आप बोलोगे सर, और उसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का क्या स्टेटस है? देखिए, 6.8% जो यूनिट हैं वो शेड्यूल कास्ट के द्वारा ओन की जाती हैं, काफ़ी कम है। ओनली 2.1% शेड्यूल ट्राइब के द्वारा ओन की जाती है। तो आज भी अगर आप देखो तो 61% से ज़्यादा जो शेयर है वो जनरल कैटेगरी का होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा उसमें जो बाकी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC आ गए। अब ये SMEs होते क्या हैं, हम लोगों ने कल वाले आर्टिकल में भी पढ़ा था। जिन फर्म्स के अंदर 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होती है उन्हें कहा जाता है माइक्रो। क्या कहते हैं? माइक्रो एंटरप्राइज। जिनके अंदर 10 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट होती है, 10 करोड़, उनको कहा जाता है स्मॉल। जिनके अंदर 50 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट होती है उन्हें कहा जाता है मीडियम। इन्वेस्टमेंट से ध्यान रखो, टर्नओवर भी दिया हुआ है। पहले वाले में 5 करोड़ का टर्नओवर होता है, दूसरे वाले में 50 करोड़ का टर्नओवर होता है, तीसरे वाले में 250 करोड़ का टर्नओवर होता है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट से याद रखेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे रहेगा। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान ये टॉप स्टेट हो गए, 3 स्टेट पे। चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 2.3 लाख जो यूनिट हैं वो ओन करते हैं OBC। चौथे नंबर पे आता है बिहार, 5वें नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है।
तो ये थोड़ा-सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मेनली मेरा कंसर्न आज पे यहाँ पे ये था कि ये आप कर सकते हो, और बाय चांस यूपीएससी मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे एसएमएससीज़ वगैरह के बारे में बात करनी होती है, तो वहाँ पे अगर कास्ट वाला या सोशल डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट का कुछ टॉपिक आता है, तो डेफिनेटली आप इन फैक्ट्स को थोड़ा बहुत वहाँ पे डाल सकते हो, बता सकते हो। आपका आंसर थोड़ा-सा बेटर हो जाएगा। ठीक है जी। तो यूजीसी के बारे में बात कर लेते हैं। यूजीसी ने क्या किया अभी, अगर कोई स्टूडेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर एक ही समय में 2 ग्रेजुएशन करना चाहता है साइमल्टेनियसली, तो उसको पूरी तरह से अलाउड है। लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले अगर आपने कोई ऐसा कुछ किया हुआ है, उसको मान्यता नहीं मिलेगी। फ्यूचर में अगर आप करोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मान्यता मिलेगी, क्योंकि अभी चीज़ें ना थोड़ा चेंज हो गई हैं। ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, कुछ कोर्स ऑनलाइन भी हो सकते हैं, वो सब यूज़ करके, तो इसलिए सरकार ने इसको जो है यहाँ पे चलाया है। कुछ लोग इसका वेलकम कर रहे हैं, कुछ लोग इसका वेलकम नहीं कर रहे हैं। जो इसका वेलकम नहीं कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, इससे टीचर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब जब 2-2 कोर्स करने लगेंगे लोग, तो डिमांड तो बढ़ेगी ही ना टीचर्स की। लेकिन ऑलरेडी भैया हमारे यहाँ पे इतनी वैकेंसी है, आप पिछले वाली वैकेंसी को तो फुलफिल कर नहीं रहे हो, अगली वाली वैकेंसी का कैसे काम करोगे? तो यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सरकार इस पर कैसा काम करेगी। दूसरी बात, इसके ऊपर जो है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बर्डन भी हो सकता है, स्टूडेंट के ऊपर बर्डन भी हो सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ओवरऑल हमें नहीं लगता कि इसके बावजूद भी बच्चे डबल डबल ग्रेजुएशन करेंगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी उससे डिटीरियोरेट हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा मामला था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले भी हम इसके बारे में अच्छी खासी डिस्कशन पास्ट में कर चुके हैं, तो कुछ कंटेंट मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। एक ये स्लाइड हो गया, ये जो है दूसरा स्लाइड हो गया, जो की प्रिंसिपल हैं वो आप देख सकते हो, तीसरा स्लाइड हो गया, चौथा स्लाइड हो गया। 4 स्लाइड मैंने यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की डाली हैं। वैसे तो मुझे पता है कि आपके पास ऑलरेडी इसको लेके अच्छा खासा कंटेंट होगा, लेकिन अगर नहीं है तो ये आपका थोड़ा बहुत काम आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउस पैनल डेलिब्रेट्स ऑन बिल टू रेज मैरिज एज फॉर द वीमेन। देखिए, जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये पास नहीं हुआ था, क्योंकि बिल को कहाँ भेजा गया था, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था। स्टैंडिंग कमेटी में क्या होता है, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उस बिल के अंदर जो प्रोविजन होते हैं उनके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। और डिस्कशंस ही नहीं करते, बल्कि उसके अंदर जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी लिए जाते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके ओपिनियन भी लिए जाते हैं। इन सारी चीज़ों के करने के बाद उस बिल के अंदर जो प्रोविजंस होते हैं उनको अमेंड किया जाता है। अमेंड किया नहीं जाता, बेसिकली अमेंड करने के लिए सजेशंस दी जाती हैं, और ये सजेशन कहाँ भेजी जाती हैं, पार्लियामेंट यानी कि जो सरकार होती है उसको भेजा जाता है, जिनको कानून पास करना है। अब वो उनके सजेशन को माने या ना माने उनकी मर्जी है। तो जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें कहा गया था कि गर्ल्स की एज को हम लोग 18 साल से करके 21 साल कर देंगे, इसके कई सारे रीजन सरकार ने बताए थे कि इसके उनका एजुकेशन लेवल बढ़िया होगा, उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़िया हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, कुछ सारे इस तरह के आर्गूमेंट दिए गए थे। तो वो स्टैंडिंग कमेटी के बारे में ही बेसिकली ये आर्टिकल दिया गया है कि अभी स्टैंडिंग कमेटी ने डिस्कशन उसके ऊपर शुरू कर दी हैं। वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करेंगे, पूरी इंडिया भर से ईमेल वगैरह आते हैं उनके पास सजेशन देने के लिए, आप भी ईमेल कर सकते हो। अभी तक उनको जो है 95,000 के लगभग ईमेल्स मिले हैं, जिनमें से 90,000 ईमेल ने उस बिल को बेसिकली अपोज किया है। 90,000 का कहना है कि ये जो मैरिज एज है वो 18 साल ही रहनी चाहिए, 21 साल नहीं होना चाहिए। एनीवेज अगर वैसे भी आप 21 साल की एज अगर कर देते हो तो लोगों को तो फिर भी शादी 18 साल में ही करेंगे। अरे भैया, जब 18 साल एज है इंडिया में, अभी भी इंडिया में 26% जो मैरिज होती हैं वो 18 साल से कम होती हैं, और अगर इसको हम लोगों ने 21 साल कर दिया तो ये परसेंटेज 26 से बढ़ के जो है कम से कम 50% हो जाएगी। इसका मतलब जो इलीगल मैरिज हैं, जो अनरिकॉग्नाइज्ड मैरिज हैं, उनका परसेंटेज इंडिया में डेफिनेटली बढ़ेगा जब 21 साल की उम्र हो जाएगी। अगर आपको एक्चुअली में आप चाहते हो कि मैरिज एज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप एजुकेशन प्रोवाइड कराइए ना। एजुकेशन जब आप प्रोवाइड करवाते हो, आपको कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ पे लड़कियों की शादियाँ लेट होती हैं, वो सब कम्युनिटीज़ एजुकेशनली काफ़ी एडवांस होती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करती हैं, अगर लड़की के पास एजुकेशन है वो तो लेट शादी उसकी होती ही होती है। तो सरकार को ये सब करना चाहिए, उनके न्यूट्रिशन पे फोकस किया जाए, उनके एजुकेशन पे फोकस किया जाए। शादी की एज कानून से बढ़ाने घटाने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा मोस्टली एक्सपर्ट्स का मानना है।
ये स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा अलग से आर्टिकल यहाँ पे डाल दिया है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे कई तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती हैं, कुछ परमानेंट होती हैं, कुछ नॉन परमानेंट होती हैं। जो परमानेंट कमेटी होती हैं, जैसे हमारा स्टैंडिंग कमेटी है, परमानेंट कमेटी होती है, ठीक है। कुछ नॉन परमानेंट कमेटी होती हैं, जैसे एडहॉक कमेटी, जो स्पेशली किसी खास पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं। तो ये प्रीवियस आर्टिकल से मैंने उठाया है, आपकी ही स्लाइड से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इसको हम लोग पहले से अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको उसमें दिया ही हुआ है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो आर्टिकल 105 प्रिविलेज और पार्लियामेंट और मेंबर्स हैं, वहाँ से उठाया गया है। आर्टिकल 118 से उठाया गया है, और उसके बाद 1993 में हम लोगों ने 17 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाई थी। आज इनकी संख्या बढ़ के 24 हो गई है। ये आपके लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में अलग से पूरा चैप्टर दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से भी अच्छे से पढ़ सकते हो। पढ़ना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रीलिम्स में तो यहाँ पे काफ़ी समय से सवाल आया नहीं है, लेकिन मेंस में कुछ ना कुछ इसकी रेलिवेंस को लेके वो सब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए जी। और ये जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं सब क्लोज डोर मीटिंग होती हैं, काफ़ी सीक्रेसी होती है, ज़्यादा लोगों को बताया नहीं जाता। ये जो सवाल आपके सामने है ये मैंने कल पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर भी दिया है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाता है दोस्तों वो होता है सी। इसकी एक्सप्लेनेशन साइड में यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो है एडिटोरियल सेक्शन क्या कहता है, रियल स्क्रिप्ट बिहाइंड कॉल फॉर द हिंदी इंडिया। काफ़ी बायस टाइप का आर्टिकल मुझे लगा, मुझे सरकार को इसमें ठीक ठाक गालियाँ भी दी गई हैं, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके, रिमूव करके कोशिश किया है कि आपके सामने एक अनबायस्ड टाइप की चीज़ें लेके आई जाएँ। देखिए, तो इन्होंने जो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं वो बहुत एंशिएंट एग्जाम्पल दिए हैं। महावीर जैन, ठीक है, महावीर जैन जो है जो कि 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म, बेसिकली उसके बाद ऑर्गेनाइज तरीके से वो सब चीज़ें की गई। तो महावीर जैन ने जो प्रवचन दिए थे अपने लाइफ के दौरान वो प्राकृत लैंग्वेज में दिए थे, संस्कृत में नहीं दिए थे, क्योंकि उस समय प्राकृत जो लैंग्वेज थी वो आम लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ें और उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो शिक्षा है उसको ग्रहण करें, इसलिए प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया। उसके अलावा बहुत सारे मेडिवल टाइम में, एंशिएंट टाइम में ऐसे बहुत सारे संत हुए, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हुए जिन्होंने अपने मैसेज जो है लोकल भाषा में ही दिए। गुजराती में बहुत बढ़िया लिटरेचर है, बंगाली में बहुत रिच लिटरेचर है, तमिल में तो खैर लिटरेचर की भरमार ही है, संस्कृत से भी ज़्यादा लिटरेचर तमिल में दिखने को मिलता है बहुत बार। तो सब लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक रेलेवेंस है यहाँ पे। इवन महात्मा गांधी जी ने अपनी जो बुक लिखी थी हिंद स्वराज, वो भी उन्होंने गुजराती के अंदर ही लिखी थी, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसी पैन लैंग्वेज ही नहीं है। तो हर जो स्कॉलर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इतने पुराने एग्जाम्पल से हम लोग लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आज मॉडर्न समय में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही डेफिनेटली रेफर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, दो चीज़ें कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज़ ये है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, इसका मतलब हर स्टेट की अपनी वैल्यू है, हर स्टेट की अपना पहचान है, पहली बात तो ये। और हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज भी है, क्योंकि लैंग्वेज से आपकी पहचान होती है, सीधी सीधी बात है। दूसरी बात, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट, के बीच में जो बातचीत होती है, इट शैल बी द लैंग्वेज दैट हैज बीन इन यूज फॉर द टाइम ऑफ अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोगों ने अडोप्ट किया 1950s में, उस समय जो लैंग्वेज थी कम्युनिकेशन की, वही लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 344 क्या कहता है, ये कमेटी की बात करता है, जिस कमेटी के अंदर 30 लोग होंगे, उस 30 में से 20 लोग पार्लियामेंट के होंगे और 10 जो हैं वो स्टेट असेंबली से आएंगे। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है लैंग्वेज रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है, उनको सेफ गार्ड करने का काम होता है। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हर स्टेट अपना सेपरेट ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकती है। स्टेट हाई कोर्ट में लैंग्वेज कौन सा यूज़ करने हैं वो भी हो सकता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सिर्फ इंग्लिश ही होती है। तो लैंग्वेज को लेके जो प्रोविजन है ऑलरेडी हम लोग वो कर चुके हैं। डेटा क्या कहता है हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी को लेके आज का डिबेट दोबारा से शुरू हो गई है जब से अमित शाह जी ने बोला है कि हिंदी को एज अ कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज यूज़ किया जाना चाहिए। डेटा क्या कहता है, डेटा कहता है, ये 2011 का डेटा है बेसिकली, कि इंडिया में 43.63% लोग, मतलब 43% लोग वो हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं। 1971 के जो सेंसस हुआ था उसमें ये संख्या 37% के लगभग थी।
इसका मतलब हिंदी स्पीकिंग लोगों की संख्या परसेंटेज लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी कुछ लैंग्वेज हैं जैसे बांग्ला लैंग्वेज, ठीक है, इनकी परसेंटेज लगातार घट रही है। दूसरी और भी जैसे कन्नड़ा लैंग्वेज हो गई या तेलुगु होगी, उनकी परसेंटेज भी घट रही है। सीधी सी बात है, क्योंकि उन स्टेट की पॉपुलेशन कम हो रही है तो लोग बोलने वाले भी कम हो रहे होंगे। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात, तमिल की जब बात करते हैं, तमिल की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। 1991 में ये 6.2% थी, 2001 में 5.9% रह गई, 2011 में 5.7% रह गई, और अभी 2020 में जब सेंसस होगा तो ये शायद 5% के लगभग ही रह जाएगी। तमिल का यहाँ पे खास जिक्र किया जाता है क्योंकि तमिल इंडिया में जो है वो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। संस्कृत तो बहुत बाद में आई ना, जब आर्यंस आए, उससे पहले तो साउथ इंडिया में जो है तमिल और ये लैंग्वेज ही बोली जा रही थी। तमिल का क्योंकि ओल्डेस्ट लैंग्वेज है ना, तो इसको लेके खास कंसर्न हमारा रहता है। तो कुछ लैंग्वेज को छोड़ के जैसे गुजराती लैंग्वेज की परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बहुत ही कम लेकिन इंक्रीज हो रही है। हिंदी भाषा तो खैर इंक्रीज हो ही रही है, कुछ लैंग्वेज जो है डिक्रीज हो रही है। ये तो हो गया आपका डेटा। लेकिन जब हम लोग हिंदी की बात करते हैं कि 44% इंडिया के लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन ऐसा है, सच्चाई ऐसी है नहीं। अब कुछ हिंदी के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, जैसे भोजपुरी। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग भोजपुरी लैंग्वेज बोलते हैं, इस लैंग्वेज को भी हिंदी के अंदर इंक्लूड किया गया है। भोजपुरी का अपना एक अलग लिटरेचर है, काफ़ी रिच लिटरेचर है। भोजपुरी लैंग्वेज का अपना सिनेमा है, इनका अपना म्यूज़िक इंडस्ट्री है, अलग कल्चर है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने हिंदी में इंक्लूड कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर कुछ वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती हैं उनको भी हम लोगों ने हिंदी लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड कर दिया। और तो और छोड़िए, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसका नाम है पावरी। ये हिंदी से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसको भी हम लोगों ने हिंदी के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो ये कहना कि 44% लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं, ये अपने आप में ही फैक्चुअली रॉन्ग है। अगर हम लोग खास खास हिंदी की बात करें तो सिर्फ 35 से 36% लोग ही इंडिया में एक्चुअली हिंदी बोलते हैं, 44% नहीं बोलते। ठीक है, पहली बात तो ये। तो इसका मतलब इंडिया में माइनॉरिटी लोग हिंदी बोलते हैं, मेजोरिटी जो लोग हैं वो नॉन हिंदी वाले हैं। तो इसीलिए किसी एक लैंग्वेज को, माइनॉरिटी लैंग्वेज को मेजोरिटी लैंग्वेजेस के ऊपर थोपना ये गलत है, ऐसा बेसिकली यहाँ पे आर्गुमेंट दिया जाता है। ठीक है, और फिर कंक्लूजन में इन्होंने कुछ और चीज़ें बोली कि हिंदी स्पीकर इन कंट्री डिस्पाइट द इन्फ्लेटेड फिगर ऑफ 52% एंड ऑल दैट। इनका कहना है कि हिंदी बेसिकली इंडिया में मेजोरिटी लैंग्वेज नहीं है, माइनॉरिटी लैंग्वेज है, इसलिए इस लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करें वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट्स करना चाहते हैं। जब उनको कंफर्टेबल फील होगा तो डेफिनेटली हिंदी को वो प्रमोट कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो एक नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए लैंग्वेज का, और एक्चुअली नेचुरल ग्रोथ होता भी है। कुछ चीज़ इन्होंने और बोली इंग्लिश की, इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बोली। जब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 4 लाख लोग इंग्लिश स्पीकर्स हैं। आपके सुन के बिलीव नहीं होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली में बोला गया है। सिर्फ 4 लाख लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। जिनमें से 2.5 लाख के लगभग जो है मेल हैं, 1.5 लाख के लगभग जो हैं फीमेल हैं, वो एक अलग बात है। इवन मणिपुरी लैंग्वेज और जो है जो नागालैंड में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो भी इंग्लिश से ज़्यादा हैं। तो हम क्या इस फैक्ट के ऊपर एक्चुअली बिलीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब जो सरकार ये फैक्ट दिखाती है, सेंसस वगैरह जो फैक्ट दिखाता है कि हिंदी इतनी लैंग्वेज बोली जाती है, ये लैंग्वेज इतने परसेंटेज में बोली जाती हैं, तो डेटा पे हम लोग पूरी तरह से बिलीव नहीं कर सकते। बेसिकली इंडिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे सभी रीजनल लैंग्वेज अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर सकें, अपने आप को नर्चर कर सकें, ग्रोथ हो सके, और सभी के लिए वहाँ पे स्पेस होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री। तो कोई एक धर्म नहीं है, कोई एक भाषा नहीं है, कोई एक कल्चर नहीं है, तो ये एक सबका मिक्सचर है, और यही हमारी आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो आर्टिकल है हमारे पास, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो है आज का एक्सप्लेनर सेक्शन। देख लेते हैं कहाँ पे है। हाँ जी, ये रहा। हिट्स एंड द मिस इंडियाज सोलर पावर एनर्जी टारगेट। ये हम लोगों ने कल भी किया था, दोबारा से आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब इंडिया के एनर्जी टारगेट की बात आती है तो इंडिया इस समय दुनिया के कुछ टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में से है, जहाँ पे
एक ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने की बात की जाती है और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बहुत बढ़िया स्टेप भी लिए जा रहे हैं। इंडिया इसमें ऐसी कंट्री है। तो रिन्यूएबल एनर्जी वाले केस में इंडिया जो है 5वें रैंक पे आता है। तो चाइना, यूएसए, जर्मनी, उसके बाद 5वें नंबर पर जापान, उसके बाद 5वें नंबर पे इंडिया आता है। अब यहाँ पे देखने की बात क्या है, देखिए 2021 के अंदर इंडिया में टोटल 55 गीगावाट 55 गीगावाट जो बिजली है वो सोलर एनर्जी से हम लोग ले रहे हैं। इस 55 में से 77% जो लिया जाता है वो बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट लगा के लिया जाता है और 23% जो बिजली पैदा की जाती है वो रूफटॉप से की जाती है। यानी कि जो रेजिडेंशियल घर होते हैं छतों पे लगा दिया या सरकारी बिल्डिंग होती हैं उनके ऊपर लगा दिया। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए ओवरऑल जब हम लोग बात करते हैं उसके बारे में थोड़ी देर में भी बात करेंगे। यहाँ पे जो मेन हमारा फोकस रहने वाला है वो है रूफटॉप। रूफटॉप में सरकार ने जितना सोचा था उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने एक स्कीम चलाया था, देखिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, ये 2010 में चलाया गया था, जिसमें हम लोगों ने टारगेट रखा था कि हम लोग 2022 तक 20 गीगावाट बिजली पैदा करेंगे सोलर से, जिसको 2015 में जब नई सरकार आई उन्होंने इसको रिवाइज किया। उन्होंने कहा कि हम लोग 100 गीगावाट पैदा करेंगे 2022 तक। फिर हम लोगों ने इस टारगेट को 2021 में दोबारा से रिवाइज किया। सरकार ने कहा कि हम लोग 2030 तक 300 गीगावाट पैदा करेंगे। तो टारगेट रखने में कोई बड़ी बात नहीं है, टारगेट आप जितना मर्जी रख लिए, बात आती है उसको इंप्लीमेंट करने की, बात आती है उसको अचीव करने की। अब ये टारगेट हम लोगों से डेफिनेटली अचीव नहीं हो पाए। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना ऊपर की तरफ 55 गीगावाट हम लोग अभी पैदा कर रहे हैं और 2020 में शायद हम लोग अभी 18 से 19 गीगावाट और ऐड कर सकते हैं। तो मान लो अगर आप इसमें 20 गीगावाट भी ऐड करते हैं तो अभी सिर्फ 75 गीगावाट ही हुआ। टारगेट कितना था? 100 गीगावाट। फिर भी हम लोग 25 गीगावाट जो है शॉर्ट रह जाएंगे, जो अपने टारगेट से पीछे रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? उसके पीछे क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस आपके सामने हैं। सबसे पहले तो नेट मीटरिंग की उसने बात किया। नेट मीटरिंग का मतलब ये है दोस्तों कि मान लो आपने घर की छत के ऊपर सोलर पैनल लगा रखे हैं, राइट? तो यहां से आपके घर के अंदर बिजली आएगी, लेकिन सरप्लस जो बिजली आप पैदा करते हो उसको आप ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हो, जो हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रिड होता है। जब आप ग्रिड से कनेक्ट करते हो तो सरकार आपको बदले में पैसा देती है, क्योंकि आप सरकार के लिए बिजली पैदा कर रहे हो। तो इसका जो प्राइस होता है जो सरकार आपको देती है उसे कहा जाता है नेट मीटरिंग। तो नेट मीटरिंग को लेके यहाँ पे कई सारी समस्याएं हैं। सरकार कई बार पैसा देती नहीं है, कई बार सरकार जितना प्रोमिस करती है उतना पैसा नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पे एनकरेज नहीं हो पाते। उसके अलावा जो विदेशों से हम लोग सोलर पैनल वगैरह मंगवाते हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लिए जाते हैं। बैंक वगैरह से लोन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी रहती है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जिसकी वजह से लोग यहाँ पे थोड़ा सा एनकरेज फील नहीं करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिग्निफिकेंस की अगर ये तो थोड़ा बाद में आएगा, इसको सबसे एंड वाले पॉइंट में करेंगे। रूफटॉप को लेके क्या चैलेंजेस रहे हैं, रूफटॉप का मतलब क्या है? जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह में लगाया जाता है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, सरकारी हॉस्पिटल हो गए, उनकी छतों पे जो लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत है सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन की। खासकर पेंडेमिक के दौरान जो दुनिया भर से हम लोग सोलर पैनल वगैरह मंगवाते थे, सेमीकंडक्टर मंगवाते थे, उसकी वजह से हम लोग इस प्रोग्राम को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए और जिसकी वजह से हम अपने टारगेट को मिस कर गए हैं। फ्यूचर में क्या होगा और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये लास्ट में हमें पॉइंट करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हम लोग 450 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें से 300 गीगावाट सोलर एनर्जी से पैदा करेंगे और बाकी बचा हुआ 150 गीगावाट जो है वो अलग अलग जैसे विंड हो गया या वाटर हो गया उससे पैदा करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्योंकि अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेट जीरो इंडिया को 2070 तक अचीव करना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्यूचर में इंडिया बेसिकली विंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला है रादर देन सोलर, क्योंकि सोलर की दोस्तों लिमिटेशंस होती हैं। जब विंटर सीजन होता है या क्लाउडी कंडीशन होती है तो सोलर उस समय काम नहीं कर सकता, लेकिन विंड तो फिर भी काम करेगा ना। तो फ्यूचर में इंडिया वाले जो है विंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले। फ्यूचर की बात इन्होंने बोली, फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। जो टेक्निकल कॉस्ट कम हो जाएगी, सोलर पैनल सस्ते हो जाएंगे,
तो डेफिनेटली ये एनर्जी हम लोग ज़्यादा अडोप्ट करेंगे। अवेयरनेस की ज़रूरत है, कॉस्ट कटिंग की ज़रूरत है। ग्रिड का जो टैरिफ है, जो लोगों को पैसा दिया जाता है लोगों को सरकार के द्वारा ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए, वो इंक्रीज होगा तो लोग ज़्यादा मोटिवेट होंगे, है ना। लैंड की अवेलेबिलिटी यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि सोलर प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लैंड कवर करनी पड़ती है, और लैंड की हमारे इंडिया में वैसे भी कमी है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ये थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे हो सकता है। तो फ्यूचर में सरकार इस चीज़ को कैसे टैकल करती है वो एक सोचने वाला मुद्दा रहेगा। तो ये कुछ कुछ डायमेंशन है जो इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। हालांकि जितनी डायमेंशन हमारे एक्सपीरियंस सेक्शन में दिया हुआ है उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा डायमेंशन मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। बहुत वास्ट टॉपिक होता है, छोटे से समय में इसको एक्सप्लेन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पता नहीं कितने परसेंटेज आपको समझ में आता है, लेकिन इसको आप दोबारा से सुनोगे, इसको पढ़ोगे तो शायद आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ सकता है, क्योंकि ये रीन्यूएबल एनर्जी और ये सब एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेपाल की। नेपाल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आ गई हैं। नेपाल में प्रॉब्लम आ गई है कि श्रीलंका के जैसे की तरह वहाँ पे भी फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि इतना कम भी नहीं हुआ है, वो मेरे ख्याल से 9 to 10 बिलियन डॉलर के लगभग बचा हुआ है। आप सोचोगे सर ये तो बहुत कम है, लेकिन नेपाल की इकोनॉमी भी तो बहुत छोटी है ना। तो 7-8 महीने तक इंपोर्ट करने के लिए नेपाल के पास पैसा है। तो पैनिक वाली सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसा ही रहा तो आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में नेपाल की हालत भी श्रीलंका के जैसी हो सकती है। कारण क्या है यहाँ पे? सबसे पहले तो आपको सोर्स पता होना चाहिए। नेपाल के अंदर जो सबसे बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो सोर्स होता है वो होता है टूरिज्म और रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब जो नेपाल के लोग दूसरे देशों में काम करते हैं, खासकर इंडिया में, तो वो लोग नेपाल में पैसा भेजते हैं। और टूरिज्म, नेपाल एक बहुत बड़ी टूरिस्ट कंट्री है, बहुत लोग टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। तो पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ, टूरिस्ट लोगों ने जाना बंद कर दिया। पेंडेमिक की वजह से वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आया, रेमिटेंस कम हो गई क्योंकि लोगों की जॉब चली गई दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी। ऑयल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से वो लोग अपना 90% से ज़्यादा ऑयल इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है, और क्योंकि ऑयल की महंगा हो रहा है इसकी वजह से नेपाल को जो है ज़्यादा पे करना पड़ता है। एक्चुअली नेपाल महीने में इंडिया को 2 बार पे करता है, एक 8 तारीख को करता है और एक 23 को करता है, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करता है। क्योंकि इंडिया से तेल जाना वहाँ पे महंगा हो गया है, इसलिए उसकी इंस्टॉलमेंट भी महंगी हो गई है, तो जिसकी वजह से वहाँ के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ गया है। तो इन सारे सारे रीज़न की वजह से हो रहा है। दूसरी बात, नेपाल में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। यूजुअली क्या होता है, जब नेपाल में इलेक्शंस होते हैं तो विदेशी जो एजेंसीज होती हैं वो नेपाल को पैसा देती हैं, ताकि वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या वहाँ का जो सिक्योरिटी है वो अच्छे तरीके से काम कर सके और इलेक्शन प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवाए जा सकें। लेकिन इस बार थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं। इस बार जो है विदेशों से फंडिंग आने के चांसेस काफ़ी कम है। इसका मतलब इलेक्शन में जो खर्चा होगा वो नेपाल को अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। 10 बिलियन नेपालीज रुपी जो है ना, वो इतना खर्चा होता है नेपाल के इलेक्शंस के अंदर। दूसरी बात, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी चलती है। उस राइवलरी की वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, और जो बाद में इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो नेपाल को अपना जो पूरा इकोनॉमिक, मॉनेटरी, फिस्कल जो पॉलिसी है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। श्रीलंका से लेसन लेके खर्चे कम करिए, इनकम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए। ये नेपाल के लिए बेसिकली यहाँ पे एक लेसन है, और वही पूरा इस एडिटोरियल सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास हैं जो आप डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक स्लाइड मुझे ऐड करना था, अनफॉर्चुनेटली उसको मैं ऐड नहीं कर पाया, लेकिन वैसे मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग बहुत जल्दी एक करंट अफेयर का जो है कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। इसको अगर आपने ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जाना है और उसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये कोर्स जो है वो पेड रहेगा, लेकिन फ़ीस हमने जो है काफ़ी लिमिटेड रखी है। फ़ीस यहाँ पे ज़्यादा नहीं। ठीक है, कब से शुरू हो रहा है? ये 7 मई से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। हर सैटरडे यहाँ पे हम लोग क्लास लेने वाले हैं करंट अफेयर की। आपके लिए 3 घंटे की क्लास होगी, 8 से लेके 11 जो है इवनिंग में हम लोग क्लास रखेंगे। कोर्स की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 7900 रुपीज़ है, जिसमें साल भर का करंट अफेयर आपका हर सब्जेक्ट का यहाँ पे कवर किया जाएगा। और ये करंट अफेयर सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी किया जाने वाला है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? मंथली करंट अफेयर का मैगजीन भी आपको दिया जाएगा।
वीकली करंट अफेयर की क्लासेस आपको मिलेंगी, आपको क्विज भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। और उसके साथ अगर बाई चांस आप लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दे दी जाएंगी। तो जिसको भी करंट अफेयर का ये प्रोग्राम करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके करिए। और ये कब तक अवेलेबल रहेगा? 2023 के मेंस तक आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।